Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ जो कि है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बारे में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जानते हैं कि हम न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली NBDSA न्यूज़ में है बिकॉज इट हैज़ फाइंड अ न्यूज़ चैनल फॉर टर्निंग अ न्यूज़ डिबेट ऑन हिजाब इशू into a communal issue and they were not adhering to the guidelines। तो ये न्यूज़ आई थी कि NBDSA ने, जो कि कौन है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर फाइन लगाया है क्योंकि उस न्यूज़ चैनल के ऊपर एक डिबेट हो रही थी हिजाब को लेकर एंड दैट डिबेट टर्न्ड इनटू अ कम्युनल इशू and that news channel in that debate did not adhere to the guidelines which they need to follow। तो जिसके चलते न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इसने उस न्यूज़ चैनल के ऊपर फाइन लगाया है। अब सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो और आपको लगता है कि यार कुछ भी बोल रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि हमारे पास एक सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी आती है जो कि न्यूज़ और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स ने मिलकर सेटअप की है, जिसे हम कहते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ठीक है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, दिस इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी जो कि न्यूज़ चैनल्स को गाइडलाइंस देती है और अगर वो न्यूज़ चैनल्स गाइडलाइंस पे अडेयर नहीं करते तो उनके ऊपर फाइन भी लगता है। ठीक है, अब हमें इसमें नहीं जाना कि कौन सा न्यूज़ चैनल था, क्या डिबेट थी, क्या डिस्कशंस हुई। नो, हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये एजेंसी जिसने ये फाइन लगाया है, विच इज़ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये बॉडी, ये एजेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स नो मोर अबाउट न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। मैं इसका नाम बार बार ले रही हूँ ताकि आपके लिए ये एक बहुत ही कॉमन एजेंसी बन जाए, क्योंकि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनी हुई है। क्या है ये? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, जिसे किसने सेटअप किया है? दिस हैज़ बीन सेटअप बाय द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स ने, डिजिटल एसोसिएशन ने मिलकर इस बॉडी को सेटअप किया है। इट बेसिकली सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़। कोई प्राइवेट टेलीविजन है, वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है, जो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने इस अथॉरिटी को सेटअप किया है, जिसे हम कहते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, NBDA एसोसिएशन ने इसे सेटअप किया है। सो इट इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय इट्स मेंबर ओनली। NBDA में करंटली 26 न्यूज़ और करंट अफेयर चैनल्स आ जाते हैं, करंट अफेयर ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, जिसमें 119 एंड करंट अफेयर चैनल्स इंक्लूड होते हैं एज इट्स मेंबर। तो मेजर जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर NBDA को सेटअप किया है। देर आर सम सीनियर मेंबर्स ऑफ इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे सर्व करते हैं। Apart from serving or presenting a unified front, it basically carries out all the activities जिससे कि इंडिया के अंदर जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो प्रमोट हो। हमारा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, द डिजिटल न्यूज़ मीडिया, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि न्यूज़ पहुंचा रही है, करंट अफेयर पहुंचा रही है, उनका राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसे ये प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं। प्रेस, ब्रॉडकास्टर्स, इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है,
अब क्योंकि भाई उन्होंने ही मिलकर बनाई है तो सबसे बड़ा एम तो यही होगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो प्रमोटेड रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सिक्योर रहे। तो पहली चीज़ तो ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, क्या पावर्स हैं एनबीडीए के पास, एनबीडीएसए के पास, जब हम एजेंसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं दे बेसिकली फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, maintaining discretion when you're reporting any crime against women or children, and you should not endanger national security. कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी को हम ये भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो मीन्स अनबायस्ड, कि भाई जो भी रिपोर्टिंग हो रही है वो तथ्यों के ऊपर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, किसी भी पर्सन के इमोशंस या फिर उनके पर्सनल प्रेजुडिसेस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए। द वर्ल्ड एज इट इज, हाउ इट इज रियली इज, रियलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? देन इम्पार्शियलिटी, किसी की तरफ पार्शियल नहीं होनी चाहिए जो भी आप न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। इम्पार्शियलिटी को हम कह सकते हैं कि फेयर होनी चाहिए, इससे जो फेयरनेस है वो बढ़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट, सपोज यू आर कवरिंग एनी क्राइम, कोई विमेन या चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ कोई क्राइम है, तो ऐसे केस में डिस्क्रिशन मेंटेन करना भी एक बड़ा स्टैंडर्ड है जो कि फॉलो करना होता है। डिस्क्रीटली आप न्यूज़ देंगे, आप ओपनली विमेन और चाइल्ड से जुड़े हुए क्राइम्स को डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्क्रिशन हैज़ टू बी देयर। कोई भी ऐसा आप इशू डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी न्यूज़ आप नहीं शो करेंगे जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर्ड होती है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। इस बॉडी में एक चेयरपर्सन होते हैं हु इज़ बेसिकली एन एमिनेंट जूरिस्ट, और बाकी मेंबर्स होते हैं जैसे कि कोई न्यूज़ एडिटर हैं जिनका एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपीरियंस भी किसी का लॉ में एक्सपीरियंस हो, किसी का एजुकेशन में हो, लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब एक्सपीरियंस लोगों से मिलाकर ये बॉडी बनाई जाती है। एंड दिस इज़ मेनली नॉमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर एनीथिंग दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस, तो ऐसे केस में जो अथॉरिटी है वो खुद से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। दे कैन इशू नोटिस, दे कैन टेक एक्शन इन केस ऑफ एनी मैटर विच फॉल्स अंडर देयर रेगुलेशन। अब इसके ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई कंप्लेन थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास गई या फिर किसी और गवर्नमेंटल बॉडी ने रेफर की, तो किसको रेफर की जाएगी? इट विल बी रेफर टू दिस अथॉरिटी। तो कुछ भी अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग को लेकर आ रहा है तो इस अथॉरिटी की तरफ उन कंप्लेन को रेफर किया जाता है, एंड दैट अथॉरिटी देन डील्स विद दैट। ठीक है। देन यहाँ पे 2 टायर प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग और द ग्रीवियंसेस। जब ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने की बात आती है तो 2 टायर प्रोसीजर है, जहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोई कंटेंट दिखाया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया, उससे एग्रीव्ड है, उसको उनसे कोई इशू है, व्हेन एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय सच कंटेंट, सबसे पहले उनको कंप्लेन करनी होगी टू द कंसर्न ब्रॉडकास्टर। जिस ब्रॉडकास्टर ने ये कोई भी जो कंटेंट दिखाया है, पहले आपको वहाँ पे कंप्लेन करनी होगी। अगर उन्होंने उसे रिड्रेस नहीं किया या फिर दैट पर्सन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द ब्रॉडकास्टर, उसके बाद ये जो कंप्लेन है वो अथॉरिटी के पास पहुंचती है। ठीक है। पहले जो न्यूज़ चैनल पे कंटेंट आया, अगर किसी को उससे कोई दिक्कत है, इशू है, तो पहले उस ब्रॉडकास्टर को कंप्लेन की जाएगी। अगर उन्हें रिड्रेस किया, नहीं किया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तब वो जो पर्सन है वो अथॉरिटी के पास जा सकता है। तो ये 2 टायर प्रोसीजर हो गया। उसके बाद जैसे ही एक बार कंप्लेन आ जाती है, विद इन 40 डेज जो अथॉरिटी है वो कंसर्न ब्रॉडकास्टर को इशू नोटिस भेजती है, एंड टू शो कॉज कि उन्होंने क्यों इसके तहत क्या एक्शंस लिए, क्या रेगुलेशंस थे, क्यों उन्होंने रेगुलेशंस को वॉयलेट किया। तो एक शो कॉज नोटिस जो है वो ब्रॉडकास्टर को दिया जाता है विद इन 14 डेज।
जिसके बाद पूरी इंक्वायरी होती है जिसमें जो प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब अथॉरिटी चेक करती है। अगर जो कंप्लेनेंट है या फिर जो रिस्पोंडेंट है दे डोंट गेट बैक टू द अथॉरिटी, तो ऐसे केस में जो कंप्लेन है दैट कैन बी सेट असाइड। तो अगर वो वापस आए ही नहीं फॉर द फॉलो अप और एनीथिंग, तो ऐसे केस में वो जो कंप्लेन है उसे साइड में रखा जा सकता है। अलॉन्ग विद दिस, जो हमारी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, दे कैन रिकमेंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी कि भाई जो पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टर है उसका जो लाइसेंस है उसकी सस्पेंशन को लेकर भी वो रिकमेंड कर सकते हैं। अब लाइसेंस को रिवोक करने के लिए भी रिकमेंडेशन ये अथॉरिटी दे सकती है। जो फाइन अथॉरिटी लगाती है ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर, इट डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, एंड इस तरह का जो फाइन है इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न ब्रॉडकास्टर अगर उन्होंने कोई भी रेगुलेशन फॉलो नहीं की या फिर उसे इम्पिंच किया है तो। ठीक है, तो ये है हमारी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। अब देखें, इतनी डिस्कशन हमने कर ली, तो इससे क्या होगा कि अगर प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पता होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये एजेंसी या अथॉरिटी आई थी और ये क्या काम कर सकती है। सो आई थिंक इसके फंक्शंस और इसकी पावर्स आपको क्लियर होंगी, राइट। सो मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अब ये देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक इज अबाउट इथियोपिया टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट। इथियोपिया टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब देखो, एक तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे तो आईआर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपके प्रीलिम्स में जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे ग्लोबली जियोपॉलिटिकली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो वहाँ से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसीलिए एक सेक्शन बन जाता है प्लेसेस इन न्यूज़, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इथियोपिया टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। वाई टुडे वी आर डिस्कसिंग द इथियोपिया टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। द फर्स्ट फॉर्मल African Union led peace talks happened between Ethiopian government and the Tigray forces. पहली बार पीस टॉक्स फॉर्मली कंडक्ट करवाई जा रही हैं बिटवीन इथियोपियन गवर्नमेंट एंड द टिग्रे फोर्सेस, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका। और ये जो पीस टॉक है इट इज़ बेसिकली लेड बाय अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ये पीस टॉक्स करवा रही है। कहाँ पे करवा रही है? साउथ अफ्रीका में करवा रही है। किसके बीच में हो रही है? इथियोपिया और टिग्रे फोर्सेस के बीच में हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो येलो पार्ट शो किया गया है, दिस इज इथियोपिया, दिस इज इथियोपिया। और इस इथियोपिया के बिल्कुल नदरन मोस्ट एरिया अगर आप देखेंगे, दिस वन हियर यू हैव टिग्रे। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इथियोपिया और टिग्रे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे लेकर पहली बार फॉर्मली अफ्रीकन यूनियन इथियोपिया और टिग्रे के बीच में पीस टॉक्स इनिशिएट करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलो करते हैं व्हाट इज द इशू, व्हाट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट। टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट भी इसे हम कह सकते हैं। बात जाती है 1975 पे। 1975 में डर्ग, who was basically a Soviet-backed Marxist military dictatorship, which was led by Mengistu Haile Mariam, that was established in Ethiopia. डर्ग जो कि एक डिक्टेटरशिप थी जो इथियोपिया में इस्टेब्लिश होती है, एंड दिस डिक्टेटरशिप was backed by Soviet. It was a military dictatorship जिसे लीड कौन कर रहे थे? This was led by Mengistu Haile Mariam. ठीक है, जिसके बाद टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की फॉर्मेशन होती है। इट वॉज अ वेरी स्मॉल एथनो नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप। एक पॉलिटिकल आउटफिट के तौर पे ये इसकी फॉर्मेशन होती है। तो देखें, सबसे पहले एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है विच इज़ डर्ग, विच वॉज लेड बाय
मेंगिस्टो हेले मारियम, एंड ये इथोपिया में आ जाती है, जिसके बाद एक बहुत ही स्मॉल नेशनलिस्ट ग्रुप बनता है, पैरामिलिट्री ग्रुप बनता है, फोर्सेस तैयार होती हैं जिसे कहते हैं टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। आफ्टर दिस इन 1988 इथोपियन पीपल रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो फाउंड होता है, एंड देन दिस रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट डिकेड्स, जिसके बाद ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी ना, इसे आउस्ट कर दिया जाता है इन दी 1991 में ये जो डर्ग मिलिट्री जो आपके पास डिक्टेटरशिप थी, इसे आउस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद इथोपियन गवर्नमेंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देती है इन द टिग्रे रीजन अगेंस्ट द रीजन्स रूलिंग पार्टी, जो कि वहाँ की टिग्रे की जो फ्रंट बना था, विच वॉज योर टिग्रेज, अभी हम पीछे देख कर आए हैं, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। तो मिलिट्री गवर्नमेंट टिग्रे रीजन में इस रूलिंग पार्टी का ये जो जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट था, इसके अगेंस्ट वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देती है। टिग्रे के अंदर जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, फैक्ट्रीज हो, बिजनेसेस हो, इन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दे वर शेल डाउन, दे वर लूटेड एंड दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द इथोपियन फेडरल फोर्सेस। एंड एक तरफ इथोपियन, दूसरी तरफ एरिट्रियन। ये देखो लोकेशन देखो, यहाँ पे है एरिट्रिया, इथोपिया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डर्ग बनता है, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, जिसके तहत एक पॉलिटिकल आउटफिट आता है जिसे कहा जाता है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। लेकिन फिर इथोपियन गवर्नमेंट, इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक फ्रंट, वहाँ पे जाकर जो टिग्रे है, जो टिग्रे की जो लिबरेशन फ्रंट था उसे डिस्ट्रॉय करती है, टिग्रे पे जाकर अटैक करती है। सेम टाइम पे इरिट्रिया भी वहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पे जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उन सबको शेल आउट करते हैं, लूट करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और तब से ही इथोपिया और टिग्रे के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 2020 में ये इंसिडेंट होता है that Ethiopian government, they began their military operations in the Tigray region. And today in 2022 इन दोनों ही रीजन्स के बीच में जो पीस टॉक्स हैं वो इनिशिएट करवाए गए हैं। अब देखें, वाई आर वी डिस्कसिंग दिस? वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। लास्ट ईयर का, भाई आपका ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, लास्ट ईयर का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर है, और कंट्रीज़ और कौन कौन से रीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली आज हम इथोपिया के टिग्रे रीजन की बात कर रहे हैं, तो अक्सर प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव्स को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की हैं विच इज़ अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इट। ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव्स के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और रीज़न ये है कि ये देखा जा रहा है कि ग्लाइफोसेट के कुछ हेल्थ हजार्ड्स हैं एंड दे पोजेस रिस्क टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो न्यू रूल्स के तहत सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स ही ग्लाइफोसेट अप्लाई कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स विल बी लाइसेंस टू यूज़ दिस केमिकल, ताकि वो जो रोडेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकें। तो अब से ग्लाइफोसेट सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को ही वही यूज़ कर सकते हैं, ओनली दे आर लाइसेंस टू यूज़ दिस। क्या है ग्लाइफोसेट? अगेन प्रीलिम्स में अगर कोई ऐसा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ भी न्यूज़ में आता है हाईलाइट होकर, तो वहाँ से अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ अ ग्लाइफोसेट? ग्लाइफोसेट इज़ अ हर्बिसाइड। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, बेशक राइट इन द कमेंट बॉक्स
those students who literally write in the comment, I really appreciate. I always see those who are responding in the comment box, and there are few students who are very consistent, and really happy to see those names and their response. This is how we actively want to learn it, ताकि आप कुछ लिख रहे हैं आप अपनी एक्टिव मेमोरी में ले जा सकें. तो प्लीज़ टू राइट दैट ग्लाइफोसेट इज़ अ हर्बिसाइड. इसे प्लांट्स की लीव्स के ऊपर लगाया जाता है. इससे जो भी ब्रॉड लीफ प्लांट्स होते हैं या फिर जो ग्रासेस होते हैं, यू नो, दे आर किल्ड. इट किल्स बोथ ऑफ देम. बेसिकली जो सोडियम सॉल्ट, यू नो, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्लाइफोसेट ओनली. इससे जो प्लांट ग्रोथ है उसे रेगुलेट किया जाता है. एंड समटाइम्स ग्लाइफोसेट को कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को राइपन अप करने के लिए, पकाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट्स अ हर्बिसाइड. ठीक है, ग्लाइफोसेट इज अ हर्बिसाइड. इसीलिए इसकी पिक्चर में आप देखो यहाँ पे प्लांट बना हुआ. इट्स अ हर्बिसाइड जो कि प्लांट्स की लीव्स के ऊपर लगाया जाता है. इट कैन किल ब्रॉड लीफ प्लांट्स, इट कैन किल ग्रासेस. इससे प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट किया जाता है. कुछ क्रॉप्स इससे राइपन अप भी होती हैं. अब ग्लाइफोसेट और इसकी जो रेटेड फॉर्मुलेशंस हैं उनको बहुत सारी कंट्रीज़ में रजिस्टर किया जाता है, यूज़ किया जाता है. इवन यूरोप में, यूएसए में भी इन्हें यूज़ किया जाता है. वी कैन सी दैट फार्मर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर यूजिंग इट, ताकि जो वीड कंट्रोल है वो इससे यूज़ करके वो करते हैं. जो अनडिज़ायर्ड प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए उनके ऊपर ग्लाइफोसेट अप्लाई कर दिया जाता है. और इसका यूजेज काफ़ी पॉपुलर हुआ था हमारी कंट्री में आफ्टर इलीगल कल्टीवेशन ऑफ HTBT कॉटन. उसके अलावा प्री प्लांटेशंस में भी यूज़ किया जाता था कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो उनकी ग्रोथ ना हो पाए. जो नॉन क्रॉप एरियाज़ हैं वहाँ पे प्लांट ग्रोथ ना हो, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता था. लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं व्हेन इट कम्स टू द यूज़ ऑफ ग्लाइफोसेट. जैसे कि देयर आर स्टडीज़ विच आर शोइंग दैट glyphosate has a potential link to cancer in humans. It can lead to cancer in humans and therefore it is being banned. Also it can cause death of some important insects, जैसे कि हमारे यूजफुल जो इंसेक्ट्स हैं, बीज जो हैं, उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ ग्लाइफोसेट. And biologists, they were, sounded this alarm that there is a severe decline in insect population, जिससे कि जो species की diversity है वो decline हो रही है, वो decrease हो रही है. तो ecologically भी इसका impact बहुत severe है. इंसेक्ट्स पॉपुलेशंस डिक्लाइन हो रही हैं, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स मर रहे हैं, और साथ ही में इट हैज़ अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर इन ह्यूमन बींग्स. सो देयरफॉर अब इसे इसके यूज़ को सिर्फ और सिर्फ जो पेस्ट कंट्रोलर्स हैं, जो सर्टिफाइड लाइसेंस्ड पेस्ट कंट्रोलर्स हैं, वही अब इसे यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ अबाउट ग्लाइफोसेट. देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है. लास्ट ईयर पॉलीइथाइलिन टेरापेथलेट इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एंड दिस वाज इन न्यूज़. आज ग्लाइफोसेट न्यूज़ में है. अच्छा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सो बी रेडी. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 में क्वेश्चन आया था अबाउट बेंजीन पोल्यूशन. ठीक है, तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट ग्लाइफोसेट. फाइन, ठीक है. मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया में लक्षद्वीप की 2 बीचेस ऐसी हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है. इंडिया में टोटल 12 ब्लू बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग का टैग मिल चुका है. सो इंडिया हैज़ 12 ब्लू बीचेस. क्या है ये? लेट्स फाइंड आउट. सो ब्लू फ्लैग मिलना मतलब क्या? ये एक इको लेबल है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि कोस्टल एरियाज़ को दिया जाता है. ऐसे एरियाज़ जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट. इट्स अ बैज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑनर एंड कोस्टल एरियाज़ को उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए, उस बीच की हेल्थ को देखते हुए ये इको लेबल, ये सर्टिफिकेशन दी जाती है. ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की शुरुआत 1987 में होती है. इनिशियली यूरोप की जो बीचेस हैं उनको ब्लू फ्लैग दिया गया था. द सर्टिफिकेशन वॉज अवॉर्डेड एनुअली एंड
इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड वॉलंटरी अवार्ड्स, जो कि बीचेस को या फिर कहीं पे कोई मेरीना है या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेशंस कहीं पे हो रहे हैं तो उनको यहाँ पे रिकग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है, दिस इज़ बेसिकली रन बाय अ कोपेनहेगन, अ डेनमार्क हेडक्वार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे फी कहते हैं, विच इज़ बेसिकली फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। Foundation for Environmental Education. This is basically run this Blue Flag program. It is a non-profit organization. They work ताकि जो हमारे sustainable development goals हैं हम उन्हें meet कर पाएँ। ये जो certificate है, this is given by international jury and this comprises the member of UNEP, UNWTO, World Tourism Organization and IUCN. फ़ी तो है ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ी के साथ साथ UNEP, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट प्रोग्राम आ जाता है यहाँ पे, एंड UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड IUCN, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ साउंड इशू आ गया था। आई थिंक नाउ इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। सो लेट्स कंटिन्यू। हमने यहाँ पे जो बात की थी वो यही थी कि 1987 के अंदर ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत होती है। फ़ी हमारे पास आता है। फ़ी इज़ बेसिकली फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। डेनमार्क में कोपेनहेगन में इसका हेडक्वार्टर है एंड दे बेसिकली वर्क टुवर्ड्स इट। तो जब अवार्ड देने की बात आती है तो फ़ी के साथ साथ UNEP, UNWTO और IUCN ये मिलकर, ये एक इंटरनेशनल ज्यूरी बैठती है, इनके मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जाएगा। सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इज़ गिवन बाय फ़ी प्लस UNEP प्लस UNWTO प्लस IUCN। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता होना चाहिए आपको। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो दिस इज़ अ वेरी हिट क्वेश्चन दैट यू शुड नो अबाउट। एम क्या है? देखिए, एम इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास यू आर कनेक्टिंग पब्लिक विद द सराउंडिंग्स, यू आर एनकरेजिंग द पब्लिक टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंट। क्योंकि अगर ब्लू फ्लैग के लिए क्वालिफाई करना है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल क्राइटेरियाज होते हैं। देयर आर सम स्ट्रिक्ट एजुकेशनल, सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, जिन्हें अगर वहाँ पे लोग मीट करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, ओनली देन ब्लू फ्लैग मिलता है। सो इवन एक मरीना, कोई ऐसा स्मॉल हार्बर जिसको लोग प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे हैं, पे बोटिंग करते हैं या फिर याच डॉक्स हैं, इवन वो भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ले सकते हैं इफ़ दे आर फॉलोइंग दोज स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल क्राइटेरियाज, एजुकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स इफ दे आर फॉलोइंग, सो इवन दे कैन गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ठीक है। इंडिया की अगर हम बीचेस की बात करें तो 2 न्यू बीचेस हैं जिनको ये इको लेबल मिला है। सबसे पहले तो वो कौन कौन सी बीचेस हैं इंडिया में? 2 न्यू बीचेस जिनको मिला है, तो लक्षद्वीप की 2 बीचेस हैं। वन इज़ मिनिकॉय ठुंडी बीच एंड द सेकेंड इज़ कादमात बीच। राइट इन द कॉमेंट बॉक्स राइट नाउ 2 न्यू बीचेस टू रिसीव ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, मिनिकॉय ठुंडी बीच and Kadmat Beach, both of these are present in Lakshadweep. इन पहले क्या था, हमारे पास 10 ऐसी बीचेस थे इंडिया में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, एंड इन 10 में अब 2 बीचेस और ऐड हो गए हैं, एंड दैट आर जिससे कि हमारा टोटल नंबर बन जाता है 12. सो राइट डाउन, इंडिया हैज़ 12 बीचेस टू रिसीव ब्लू फ्लैग। कौन कौन सी हैं ये बीचेस? लेट्स फाइंड आउट। अब देखो 10 की 10 याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। जो 2 न्यू याद हुई हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कोस्टल एरिया से शुरुआत करते हैं। गुजरात में हमारे पास बीचेस हैं। देयर इज़ शिवराजपुर इन गुजरात, देन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये बीच प्रेजेंट है। घोगला बीच इन दीव, कसौरगौड़ इन उत्तराखंड, पदुबिद्री, कपाड, एडन बीच, कोवलम बीच, ऋषिकोंडा, गोल्डन बीच, देन राधानगर, स्वराज द्वीप। तो ऐसी बीचेस हैं हमारे पास। आपने जो अभी 2 न्यू बीचेस याद हुई हैं इनका नाम याद रखना है। लास्ट ईयर अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो देयर वर 2 बीचेस। वन वाज कोवलम, कोवलम इज इन
Tamil Nadu, and the second was one Eden which was in Puducherry. लास्ट ईयर भी ये टॉपिक न्यूज़ में था, क्यों? बिकॉज एनुअली अवार्ड्स मिलते हैं. तो लास्ट ईयर कोवालम विच इज़ इन तमिलनाडु एंड एडन विच इज़ इन पुडुचेरी, इनको अवार्ड मिला था, ये याद रखेंगे. एंड इस साल 2 लक्षद्वीप की बीचेस हैं, मिनीकॉय, थुंडी एंड कंबाट बीच, इनको अवार्ड मिला है. इसके अलावा जो 8 बीचेस बच गई हैं उनको 2020 के अंदर अवार्ड मिला था. तो बाकी सारी 8 की 8 को 2020 में मिला, फिर लास्ट ईयर 2 ऐड हुई, फिर इस साल फिर 2 ऐड्स हो गई. ठीक है, ये हमारे पास बीचेस हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं. डूज एंड डोंट्स की बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड हैं या नहीं. तो 2020 में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट नोटिफिकेशन आती है जिसमें पूरी लिस्ट दी जाती है कि वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो हैं बीचेस में, आइलैंड्स में अलाउड हैं. यू हैव टू मेंटेन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, ओनली देन यू विल गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट्स होने चाहिए, चेंजिंग रूम होने चाहिए, शावर पैनल्स होने चाहिए. जो भी वहाँ पे सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर एरिया होना चाहिए. दे शुड ऑल्सो बी सोलर पावर प्लांट्स देयर, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, दे शुड बी बीच एक्सेस पाथवेज, लैंडस्केपिंग ऐसे होनी चाहिए कि देयर इज लैंडस्केपिंग लाइटिंग देयर, सिटिंग बेंचेस शुड बी प्रेजेंट, clock room facility should be there, safety watch towers, beach safety equipments. तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है कि ये सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए जिससे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक बीच बने, तब उसे यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है. तो यहाँ पे जो CRZ की जो नोटिफिकेशन है, इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रायर क्लियरेंस ऑफ दैट. एक्सेप्ट फॉर दैट बाकी सभी के सभी जितने भी हमारे पास रेगुलेशंस हैं वो मेंशन्ड हैं. हमें याद रखना है कि इंडिया में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, 2 अभी ऐड हुई हैं, 2 पिछले साल ऐड हुई थी. एंड कौन इन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स को देता है, तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.